जानते हैं कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और उसके सुर में सुर मिलाते हुए POK जो भारत का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, उसको सपोर्ट करता रहता है। तो आपको बताएं कि तुर्की संघ 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है भारत का दुश्मन पाकिस्तान। जाने कितना खतरनाक है। कान नाम का एक बनाया जा रहा है, KAAN, तुर्की का घातक जेट बनाया जा रहा है। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स वगैरह। पाकिस्तान तुर्की के राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम में पार्टनर बन सकता है। तुर्की के डिप्टी रक्षा मंत्री सैलाल सामी तुफैकली ने इस डेवलपमेंट की घोषणा की। कराची में एक छोटे युद्धपोत की लॉन्चिंग के दौरान समारोह भाषण में डिप्टी रक्षा मंत्री ने लड़ाकू विमान प्रोग्राम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम इस महीने पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर अपने लड़ाकू विमान कान में शामिल करने के लिए जल्द ही पाकिस्तानी समकक्षों से मिलेंगे। 200 अधिकारी पहले ही इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के कई मिलिट्री ब्लॉगर्स की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि पाक तुर्की और अजरबैजान के साथ मिलकर कान स्टील्थ फाइटर जेट परियोजना में शामिल होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला है। अभी हस्ताक्षर हुए नहीं हैं। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने ही इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की। कई रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि तीनों ही देश ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU एक इंटरनेशनल लेवल का दस्तावेज होता है। समय से पहले बना विमान तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI के प्रमुख ने शुक्रवार को घोषणा की है कि तुर्की का स्वदेशी लड़ाकू जेट कान दिसंबर में आसमान में उड़ान भरेगा। TAI के जनरल मैनेजर टेमेल कोटिल ने एक TV कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने इसके लिए 27 दिसंबर की तारीख चुनी है। यह फाइटर जेट प्लान से 5 साल पहले तुर्की के आसमान में दिखाई देगा। कोटिल ने कहा कि यह 2028 में तुर्की के इंजन के साथ उड़ने वाला था, लेकिन कान कम उम्मीद लग रही है। क्या है इसकी खासियत? कान एयरक्राफ्ट 21 मीटर का है और यह 1.8 मैक लगभग 2222 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है। यह 2 इंजन वाला विमान है। प्रत्येक इंजन 13,000 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। कान को ऐसा बनाया गया है कि वह उड़ाने में पायलट के अनुकूल रहे। दुश्मन के हमले से होने वाले नुकसान का पता लगाने के साथ साथ नई पीढ़ी के मिशन सिस्टम से लैस है। इसके अलावा विमान में AI भी लगाए, यह सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा हथियार रखने की जगह जेट के अंदर है। आमतौर पर मिसाइलें फाइटर जेट के बाहरी ही लटकी रहती हैं। अमेरिका के F-16 विमान को रिप्लेस करने के लिए यह फाइटर जेट बनाया गया है। तुर्की के दावे के मुताबिक यह स्टील्थ है, यानी दुश्मन के इलाके में इसे नहीं खोजा जा सकता। यूपी के एक शहर में कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। मतलब यूपी के इस शहर में नहीं मिली कांवड़ यात्रा की अनुमति। कल छावनी में तब्दील हो जाएगा पूरा इलाका। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। बरेली ज़िले के जोगीनवादा में दूसरे समुदाय के धर्म स्थल के सामने से कांवड़ जत्था निकालने की मांग की गई थी और जो मांग की अनुमति थी उसका आवेदन प्रशासन ने निरस्त कर दिया है, उसे डिनाई कर दिया है। इसको लेकर लोग भड़क गए और वो यात्रा निकालने की धमकी भी दे डाली है। बरेली ज़िले के जोगीनवादा में दूसरे समुदाय के धर्मस्थल के सामने से कांवड़ जत्था निकालने को लेकर काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया है लोगों में और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को अपनी दुकान बंद रखी। माहौल को देखते हुए शनिवार को जोगीनवादा का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। और आपको बताएं कि इसी एरिया में 23 जुलाई को माहौल तनावपूर्ण हो गया था और तब से अब तक RAF और PSC तैनात की गई है और करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। इन पुलिसकर्मियों में एक SSP, 2 डिप्टी SP और PSC के उप सेनानायक व 2 सहायक सेनानायक, 10 इंस्पेक्टर और 30 सब इंस्पेक्टर, 5 महिला
सब इंस्पेक्टर, 50 हेड कांस्टेबल, 100 कांस्टेबल और 30 महिला कांस्टेबल, कुल मिलाकर वहां करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। नमाज के दौरान तैनात रही फोर्स। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर शाहनूरी मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। यहाँ पर आशीष प्रताप सिंह समेत 2 सीओ और एसीएम, 5 इंस्पेक्टर और आरएएफ व पीएसी तैनात रही। बता दें कि पिछले दिनों इसी स्थान पर कांवड़ यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके चलते जुमे की नमाज को लेकर वहां पर अलर्ट हो गया था। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि जोगिंदवाड़ा जिले लोगों की दुकानें बंद हैं। वहां लोग कलेक्ट्रेट में मीटिंग के लिए आए थे। वहां स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन ने गैर परंपरागत रूट से कांवड़ निकालने की अनुमति नहीं दी है। इसका पालन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम ने खुलवाया ज्ञानवापी का तहखाना। नज़ारा देख करके चौंका हिंदू पक्ष, खंडित मूर्तियां मिलने का किया दावा। वादिनी सीता साहू ने बताया कि सर्वे टीम ने जब तहखाना को खोला तो वहां पर पहले जिस प्रकार से दावा किया गया वैसा ही खंडित मूर्तियां मिली। इसके साथ ही तहखाने में खंडित अवशेष और टूटे हुए मंदिर के खंभे पड़े हुए हैं। हालांकि सीता साहू से जब पूछा गया कि वह मूर्तियां किसकी थीं तो वह इसे बताने में अक्षम रही और कहा कि एएसआई की टीम सर्वे रिपोर्ट में इन सब बातों का उल्लेख कर न्यायालय में देगा और एएसआई की मूर्तियां कितनी पुरानी हैं और किसकी हैं ये रिपोर्ट में बताई जाएगी। और आपको बताएं कि वाराणसी ज्ञानवापी में चल रहे एएसआई सर्वे के दौरान शनिवार को ज्ञानवापी के तहखाने को खुलवाया गया। तहखाने में एएसआई टीम ने सर्वे के लिए निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया। ज्ञानवापी में हुए सर्वे की पहली पाली के पश्चात ज्ञानवापी से निकली हिंदू पक्ष की वादिनी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिंदू पक्ष की वादिनी सीता साहू ने ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे को लेकर जहां मुस्लिम पक्ष के सहयोग करने की बात कही, वहीं ज्ञानवापी के तहखाने में खंडित मूर्तियां और टूटे खंभों के अवशेष मिलने के दावा किया। सीता साहू ने बताया कि तहखाने में लाइट न होने के बाद लाइट की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाया गया और एएसआई टीम ने तहखाने का वीडियो भी बनाया, वीडियोग्राफी की। वादिनी सीता साहू ने बताया कि सर्वे टीम ने जब तहखाने को खोला तो वहाँ पर पहले जिस प्रकार से दावा किया गया वैसे ही खंडित मूर्तियाँ मिली हैं। इसके साथ ही तहखाने में खंडित अवशेष और टूटे हुए मंदिर के खंभे भी पड़े हुए हैं। हालांकि सीता साहू से जब ये बात को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो अब एएसआई टीम बताइए। सीता साहू ने आगे बताया कि हजारों ईरानियों की कातिल कुख्यात आतंकी के प्रवेश पर अल्बानिया ने रोक लगा दी है। इस्लामी गणराज्य ईरान में 17,000 नागरिकों और अधिकारियों का नरसंहार करने वाले आतंकी संगठन MKO की सरगना मरियम रजवी के प्रवेश पर अल्बानिया ने रोक लगा दी है। इससे पहले अमेरिका के दबाव में अल्बानिया ने इस संगठन के तत्वों को शरण दी थी। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से तस्नीम न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि अल्बानिया की सरकार ने मरियम रजवी के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जो कुछ महीने पहले अल्बानिया से फ्रांस गई थी। प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला अल्बानिया की एंटी टेररिज्म अदालत ने जारी किया है। अदालत ने ईरान के भीतर आतंकी हमलों के आदेश जारी करने में मरियम रजवी की भूमिका को साबित करने वाले दस्तावेजों को देखने के बाद यह फैसला लिया है।
अल्बानिया की पुलिस ने इसी साल जून के महीने में आतंकी संगठन के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद पुलिस से इस संगठन के तत्वों की झड़प हो गई थी। इस घटना के बाद मरियम रजवी फ्रांस चली गई थी। पुलिस ने आतंकी संगठन के ठिकानों की तलाश लेने की कोशिश की तो संगठन के तत्वों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। ठिकाने से पुलिस को बहुत से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और सर्वर मिले हैं, जिसमें मौजूद डेटा से साबित हो गया है कि संगठन योजनाबद्ध तरीके से आतंकी हमले कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आतंकी संगठन का यह डेटा ईरान को प्राप्त हो चुका है। अल्बानिया की सरकार कह चुकी है कि MKO को यह अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती कि वो अल्बानिया में बैठकर ईरान के खिलाफ हमले करे, और हमारा ईरान की सरकार से जंग करने का कोई इरादा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। पास दौरान इंकलाब फोर्स की नौसेना के अभ्यास का संदेश। समझिए क्या संदेश आपके लिए लेके आया है। ईरान के पास दौरान इंकलाब फोर्स IRGC की नौसेना ने बुधवार को एरो स्पेस फोर्स के सपोर्ट से तीनों द्वीपों अम्बू मूसा, तुम्बे कूचक और तुम्बे बुजुर्ग के इलाके में अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की। इसका सामरिक, भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत अहम पैगाम है। लोगों को मैसेज है, देशों को, खास करके अमेरिका को। सामरिक दृष्टि से इस अभ्यास का महत्व इसके इस्तेमाल होने वाले रक्षा उपकरणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। IRGC की नौसेना ने इस समुद्री अभ्यास में मिसाइलों से लैस तेज रफ्तार नौकाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं और सटीक निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। IRGC की नौसेना की इमाम मोहम्मद बाकिर छाबनी के ऑपरेशनल कमांड के चीफ सरदार अली उजमाई ने कहा कि इस अभ्यास की बहुत खास बात AI से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं का इस्तेमाल करना है। मतलब ये हुआ कि ईरान के पास भी ड्रोन की कैपेबिलिटी है। कतर के अल जजीरा TV चैनल ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि इस अभ्यास में पहली बार नए प्रकार की युद्धक नौका का प्रयोग किया गया, जो 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों, 120 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों से लैस हैं। और इस सैन्य अभ्यास का सामरिक पहलू से यह भी महत्व है कि इसमें अन्य भागों से 3 द्वीपों में बहुत तेज गति से सैन्य बल को स्थानांतरित किया गया। हेलीकॉप्टर और विमानों के माध्यम से सैन्य बल 15 मिनट से कम समय में इन द्वीपों में पहुंच गया। इस अभ्यास का भौगोलिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि तीनों द्वीपों पर ईरान के मालिकाना हक पर इसमें जोर दिया गया और साबित ये किया गया कि ईरान की फोर्सेस देश की धरती के 1 इंच भाग की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालिया दिनों में फारस की खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों और रूस की छठी बैठक के बाद जारी बयान में तीनों ईरानी द्वीपों के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए थे, जिसके बाद रूस के राजदूत को तेहरान में विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और तलब करने के बाद कॉल करने के बाद ईरान की आपत्ति से भी अवगत कराया गया था। इससे पहले चीन ने और फारस खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों की बैठक में इसी प्रकार के दावे किए गए थे। तो उस समय ईरान ने चीन के राजदूत को बुलाकर तलब करके अपनी भारी आपत्ति दर्ज कराई थी। IRGC की नौसेना के प्रमुख सरदार अली रजा तंगसीरी ने अभ्यास के दौरान समारोह में कहा कि फारस खाड़ी के यह तीनों द्वीप ईरानी राष्ट्र का गौरव हैं और इस साहसी राष्ट्र के सपूतों की हैसियत से हमारा फर्ज है कि अपनी धरती की रक्षा करें।
इस सैन्य अभ्यास का महत्व अमेरिका के घिसे पिटे दावे फिर दोहराए जाने की पहलू से भी है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी के इलाके में विशेष सैनिक दस्ते भेजने, F-35 और F-16 युद्धक विमान तैनात करने की बात कही थी। इसलिए IRGC का सैन्य अभ्यास अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान की भरपूर तैयारी के ऐलान का अर्थ में भी है। आप बात समझ रहे होंगे, ये ईरान ने